हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संज्ञान क्लासेस पर। एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ और एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। जी हाँ, प्रतिज्ञा एक निश्चित सफलता की, यूपी टेट के लिए एक निश्चित सफलता के लिए हम आप सभी के लिए एक नया प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आई होप आप सभी को पसंद आए। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है, सबसे पहले होगा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन। हिंदी में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला में वर्णमाला के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया प्रैक्टिस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोगवाहक कहा जाता है। आयोगवाहक किसे कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को या महाप्राण को। ध्यान से देखते हैं। आयोगवाह वर्णमाला की बात हो रही है, तो आयोगवाह से क्वेश्चन पूछना तो बनता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयोगवाह। हमारे आयोगवाह की संख्या होती कितनी है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार एवं विसर्ग, या अगर हम कहें तो अंक और अह। अंक और अह। आपको ऑप्शन में अंक और अह भी मिल सकते हैं और अनुसार और विसर्ग भी। देखिए यहाँ पर ध्यान से, कौन से ऑप्शन में आपको अनुसार एवं विसर्ग दे रखा है? बी ऑप्शन में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो देखते हैं ध्यान से, इनमें से कौन से संयुक्त व्यंजन है? श्र, ब, भ या श। अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा है? श्र। श्र हमारा दो वर्णों से मिलकर बना है, आधा श प्लस र, श्र। तो इसलिए श्र क्या हो गया आपका यहाँ पर? संयुक्त व्यंजन हो गया। ब क्या है यहाँ पर? ब आपका प वर्ग का व्यंजन है। कौन से वर्ग का? प वर्ग का। प, फ, ब, भ, म, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? ओष्ठ्य। ठीक है। भ, भा भी कौन से वर्ग का व्यंजन है? प वर्ग का व्यंजन है। इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। आप बोलकर देख सकते हैं, प, फ, ब, भ, म। हमारे होठ आपस में स्पर्श हो रहे हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। फिर है श। श क्या है यहाँ पर? श है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ध्यान से देखेंगे, हो सकता है आगे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, इसलिए पहले ही क्लियर कर लें इन चीज़ों को। श क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। श, श, स, ह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। तालव्य व्यंजन हैं, मतलब ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है। तालु। ट ठ ड ढ, च छ ज झ, त थ द ध या प फ ब भ म। कौन सा होगा? ध्यान से आंसर करेंगे। तालु, जिसमें हमारी जीभ सीधी ऊपर, सीधी बिल्कुल स्पर्श हो रही हो ऊपर जाकर, तो वो होते हैं हमारे तालव्य व्यंजन। देखते हैं, बोलकर देखते हैं किसका उच्चारण स्थान क्या है। ट, ठ, ड, ढ। इन व्यंजनों को बोलने में जो हमारी जिह्वा है वो मुड़कर मुड़कर ऊपर जाकर स्पर्श हो रही है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा आपका? मूर्धा। क्योंकि मूर्धा में क्या होता है आपका? म से मुड़कर और म से मूर्धा। इसका मतलब जब जीभ ऊपर जाकर मुड़कर स्पर्श करेगी मूर्धा को, तो वो हमारा उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। म से मुड़ना, म से मूर्धा। बहुत ईजी है इसे याद करना। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा मूर्धा। इसका मतलब ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। नेक्स्ट आता है च, छ, ज, झ। च, छ, ज, झ। ध्यान से देखिए, च, छ, ज, झ। हमारी जीभ ऊपर सीधी स्पर्श हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा उच्चारण स्थान हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तालु, तालव्य।
तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यही तो पूछा है तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं हमारे, च छ ज झ। नेक्स्ट आता है त थ द ध। हमारी जो जिह्वा है किसे स्पर्श कर रही है, हमारे दांतों को। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, दंत। और अभी मैंने आपको पीछे बताया ही था प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में आंसर करके, कमेंट में रिप्लाई करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, यानी जिस वर्ण को बोलने में हमारे जो जीभ है वो हमारे दांतों को स्पर्श करती है। देखते हैं क्या कहेंगे, बताइए उसे। क्योंकि जो हमारी जीभ है वो हमारे दांत को स्पर्श कर रही है, तो दंतोष्ठ कहेंगे, दंतोष्ठ कहेंगे, कंठोष्ठ कहेंगे, मूर्धन्य कहेंगे या दंत कहेंगे। देखिए दंतोष्ठ कब कहेंगे, जब हमारे दांत हमारे होठों को स्पर्श कर रहे हों, जैसे व। जब हम व बोलते हैं तो जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं वो हमारे नीचे वाले होठ को स्पर्श करते हैं, उसका उच्चारण स्थान है व। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कहा गया है क्या कि दांत हमारे होठ को स्पर्श कर रहे हैं, नहीं, तो ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन कंठोष्ठ, यानी जिसमें क्या हो, कंठ और ओष्ठ का प्रयोग हो, जैसे ओ, अ प्लस उ। आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, कंठोष्ठ। इसका मतलब जब हमारे कंठ और ओष्ठ का प्रयोग हो, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो रहा है। फिर है मूर्धन्य, मैंने अभी बताया मूर्धन्य में क्या करती है, जीवा हमारी मुड़कर ऊपर की ओर मूर्धा पर स्पर्श करती है, तो वहाँ का वो होता है हमारा मूर्धन्य। तो यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं दांत और जीभ के स्पर्श से, तो कौन से बोले जाएंगे, दंत्य। तब उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, दंत्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है अंग। अंग का उच्चारण स्थान होता है, क्या होगा, ध्यान से बोलकर देखिए, उच्चारित करके देखिए। जब तक आप उच्चारित नहीं करोगे आप उच्चारण स्थान नहीं कर पाओगे। और यूपी टेट में उच्चारण स्थान टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर बनेगा, ज़रूर आएगा यहाँ से। तो इसको तो बिल्कुल पक्का करते चलें अपने उच्चारण स्थान को। चलिए देखते हैं अंग। अंग, हमारी जीभ मूव नहीं कर रही है, जो साउंड है वो हमारे गले पर, मतलब हमारे कंठ को जोर देते हुए आ रहा है, तो उच्चारण स्थान क्या होगा इसका, कंठ। ठीक है, देख लेते हैं, क्या कंठ ऑप्शन में दे रखा है, केवल कंठ, क्या कंठ ऑप्शन में है, नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब एक बात देखिए, अंग जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं या अनुनासिक व्यंजन होते हैं या नासिक व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, अंग, य, ण, न और म, ये होते हैं हमारे पंचम वर्ण या अनुनासिक व्यंजन। क्यों कहते हैं इन्हें अनुनासिक व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण वर्ग के उच्चारण के साथ साथ नासिका भी होता है। हम इन्हें नासिक के, मतलब अपनी नासिका से भी ध्वनि निकालते हैं इनको बोलते समय। तो इसलिए यहाँ पर कंठ तो दे नहीं रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, नासिक्य। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। ठीक है, क्लियर है। इसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं अंग, य, ण, न और म, ये पांचों, इन पांचों का जो उच्चारण स्थान होता है वो वर्ग के उच्चारण के साथ साथ, मतलब जैसे क वर्ग का कंठे होता है तो अंग का कंठे भी होगा, चा वर्ग का तालु होता है तो इ का तालु होगा, ण का मतलब ट वर्ग का मूर्धा होता है तो ण का मूर्धा भी होगा, न त वर्ग का हमारा दंत्य होता है तो न का दंत्य भी होगा, और प वर्ग का हमारा ओष्ठ होता है तो माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ भी होगा। इसके अलावा इन पांचों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा, नासिक्य भी होगा। दोनों ऑप्शन में कभी आपको साथ नहीं दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। प्यास शब्द को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। क्या बना हुआ है यहाँ पर, आधा प, आधे पा को कैसे लिखेंगे, इस तरह से। फिर क्या लिखा हुआ है, जब पा आधा है इसका मतलब कैसे लिखा हुआ है, बिना स्वर के, आ तो आएगा नहीं, क्या आएगा, य, य के बाद आ,
आ के बाद स और स के बाद आ। ये हम हो गया वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, ठीक है। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये वाला पैटर्न। बी ऑप्शन में आपका यही पैटर्न दे रखा है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है ढ का उच्चारण स्थान है। ढ उच्चारित करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोशिश कीजिए एक बार खुद से करने की इसे। क्या होगा ढ का उच्चारण स्थान? ढ ढ का उच्चारण स्थान होगा हमारा मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा, क्योंकि मैंने अभी बताया था जब हमारी जिह्वा मुड़कर ऊपर की ओर स्पर्श करेगी तो उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। म से मुड़ना, म से मूर्धा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तीन ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं। यहाँ तीन आपको दे रखे हैं और इनको आपको बताना है कि ये तीनों सही है, इनमें से कोई दो सही है या कोई एक सही है। चलिए देख लेते हैं। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा अंक होता है वो क्या है? एक पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है वो नासिका के द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग का पंचम अक्षर। बिल्कुल अभी हमने इसके बारे में बात की थी। जो हमारे वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं कौन कौन से थे? अंगा, इया, ण, न और म, वो अनुनासिक होते हैं। ठीक है, नासिक के व्यंजन अनुनासिक के व्यंजन होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान, जो अनुनासिक होता है मतलब चंद्र बिंदु, उसके उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक सांस निकलती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब हम चंद्र बिंदु का उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से कम वायु निकलती है और हमारे मुख से अधिक निकलती है। तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब तीनों ही सही हैं। तीनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9th क्वेश्चन आता है हमारा, अल्प प्राण के विषय में सही कथन है। जो अल्प प्राण महाप्राण होते हैं वो हमारे वर्णों से रिलेटेड होते हैं, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? हकार की ध्वनि वाले व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। हकार की ध्वनि, इट मीन्स ह। हकार मतलब ह। ये कार इसका नाम रखने के लिए लगा दिया जाता है, जैसे हकार हो गया, सकार हो गया, लकार हो गया, वकार हो गया। इसका मतलब हकार का मतलब ह, सकार का मतलब स, वकार का मतलब व, लकार का मतलब ल। एक तरीके से इनका नाम दे दिया। ह ध्वनि वाले शब्द हकार। तो जो ह ध्वनि वाले शब्द हैं हमारे, ह प्रकार हकार की ध्वनि वाले व्यंजन क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं, क्योंकि इनको बोलने में ज़्यादा वायु का प्रयोग होता है। महाप्राण क्या होते हैं? जिनको बोलने में ज़्यादा वायु का प्रयोग हो। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनको बोलने में कम वायु का प्रयोग हो। ह बोल के देखिए, ह में ज़्यादा वायु निकल रही है, इसका मतलब ये क्या हो गए? हमारे महाप्राण हो गए। और वैसे भी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। ठीक है, महाप्राण और अल्प प्राण इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। महाप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं? वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन प्लस श, श, स और ह हमारे महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादा वायु का प्रयोग होता है। और अगर बात करें हम अल्प प्राण की, अल्प प्राण में क्या होता है? हमारा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन प्लस य, र, ल और व हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा जो सभी स्वर हैं, जो सभी स्वर हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत। हमारे जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। हकार की ध्वनि वाले व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, गलत, बिल्कुल गलत है ये। सभी स्वर अल्प प्राण हैं,
आगे देख लेते हैं, ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अभी मैंने बताया ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण नहीं होते। फिर है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अभी बताया, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है, अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा सही है आपका? सभी स्वर क्या हैं हमारे? अल्प प्राण है। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बहुत। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है हमारा, ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? अब आपसे पूछ रहे हैं ये कैसे स्वर हैं? संवृत हैं, अर्ध संवृत हैं, विवृत हैं या अर्ध विवृत हैं? कैसे हैं? चलिए देख लेते हैं। संवृत यानी जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। समृद्ध का अर्थ जो होता है वो बंद ही होता है। तो समृद्ध स्वर स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है। फिर आते हैं अर्ध समृद्ध, जिनके उच्चारण में मुख थोड़ा बंद रहता है, मतलब इसमें तो लगभग बंद रहता है, अर्ध समृद्ध में थोड़ा बंद रहता है, विवृत में पूरा खुला रहता है और अर्ध विवृत में आधा खुला रहता है। अब इन्होंने पूछा है ई उ ऊ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये होते हैं आपके समृद्ध स्वर। कौन से स्वर? समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं आपके ई उ ऊ। शॉर्ट में कहूँ तो उई। क्या आते हैं आपके समृद्ध स्वर के अंतर्गत? उई। अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आपके क्या आते हैं? ओए। क्या आते हैं? ओए। ओ और ए। इसमें तो आपके चार आ जाएंगे, दोनों ई दोनों ऊ, उई। इसमें आपके केवल दो आएंगे, ओ ए। विवृत में आपका केवल एक आता है, आ। और इनके अलावा जितने भी बचे हुए हैं वो सब आपके आ जाते हैं अर्ध विवृत में। ठीक है, ए, आई और औ। ए, आई और आपका औ किस में आ जाता है? अर्ध विवृत में आ जाता है। इसके अलावा जो हमारा आगत स्वर होता है ओ, वो भी किसके अंतर्गत आता है? अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है। यहाँ आपको ई उ ऊ पूछा है तो ये होते हैं हमारे समृद्ध स्वर। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत इजी ट्रिक है इन्हें लर्न करने की। समृद्ध में उई, ई उ ऊ दोनों ई दोनों ऊ, अर्ध समृद्ध में ओए और विवृत में आपका एक आता है केवल आ, क्योंकि आ बोलते समय हमारा मुख पूरा खुल जाता है। और अर्ध विवृत में आपके इनके अलावा बचे हुए सारे आ जाएंगे। कौन कौन से बचे हैं? अ, ऐ, औ। और इसके अलावा आपका आगत स्वर भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? जिनके जिनके उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख के अलग अलग स्थानों को, उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए जाती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये 25 होते हैं, 25 और 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 वर्ग हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे? कचट, तप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देख लेते हैं कौन से व्यंजन है इनमें से स्पर्श व्यंजन। श, त्र, ज्ञ, ज तो हमारा आगत व्यंजन हो गया। ठीक है, ज क्या हो गया हमारा? आगत व्यंजन है। फिर आते हैं श, त्र, ज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है ये हमारे? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट आता है, इसका तो क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन में ज हमारा आगत व्यंजन है, श, त्र, ज्ञ हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। य, र, ल, व, य, र, ल, व क्या है हमारे? अंतःस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा त, थ, द, ध क्या है हमारे? त, थ, द, ध त वर्ग के व्यंजन है। त वर्ग, और अभी मैंने बताया था 5 वर्ग किसके अंतर्गत आते हैं आपके? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, त, थ, द, ध। ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान क्या था हमारा? इसका उच्चारण स्थान था दंत है। क्लियर? डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। श, श, स किसके अंतर्गत आते हैं हमारे? ऊष्म व्यंजन के। और इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है तो इनका क्रम भी यही होता है, श, श, स। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं।
ध्यान देंगे क्वेश्चन की तरफ, नहीं पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है त। त का तो है। त जीवा हमारी कहाँ स्पर्श कर रही है, दांत पर। दांत पर करेगी तो उच्चारण स्थान क्या होगा, तंत है। थ। थ में भी देखो ता वर्ग का ही व्यंजन है तो ये भी दंत होगा। ल। ल हमारा क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। इसके अलावा और क्या है ये, इसके अलावा होता है ये पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। क्यों, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है, पार्श्व से निकल जाती है, बगल में से, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ये भी इसका भी उच्चारण स्थान दंतय होता है। ठीक है, फिर आता है श। श में देखिए जिह्वा जो है वो सीधे ऊपर जाकर स्पर्श हो रही है हमारे तालु की तरफ, तो श का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा, श। क्योंकि यहाँ दंतय नहीं पूछा था, कौन सा दंतय नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है, प्रकंपित, या फिर प्रकंपित को एक नाम से और जाना जाता है लुंठित। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, एक चीज समझा देती हूँ आपको। देखो यहाँ चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं अंतःस्थ व्यंजन के, दे रखे हैं ना, अंतःस्थ व्यंजन यहाँ पर। अब आप इन्हें थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतःस्थ व्यंजन। क्यों, क्योंकि जो य, र, ल और व होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन होने के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान भी रखते हैं। जैसे य और व होते हैं हमारे अर्ध स्वर, य और व होते हैं हमारे अर्ध स्वर। र होता है हमारा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। और जो हमारा ल है, हमने बिल्कुल अभी पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, इसी वजह से ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा र। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है आपका, र। चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। मुख अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि को कौन सी ध्वनि कहते हैं। संघर्ष की बात हो रही है तो संघर्ष कौन से वर्णों में किया जाता है, ऊष्म व्यंजन में, क्योंकि ऊष्म व्यंजन या फिर क्या कहा जाता है इन्हें, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, एक तो इन्हें ऊष्म व्यंजन क्या कहा जाता है और एक इन्हें क्या कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन। क्यों, क्योंकि ये मुख अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऊष्म हो जाएगा। और ऊष्म व्यंजन होते कौन से हैं, श, श, स, ह। ठीक है, 4 होते हैं, स्पर्श 25 होते हैं, अंतस्थ भी 4 होते हैं, य, र, ल, व, वत्सर्य कहते हैं हमारे मूर्धा उच्चारण स्थान को। मूर्धा उच्चारण स्थान होता है उसे ही क्या कहा जाता है, वत्सर्य कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। उच्चारण स्थान के आधार पर इय व्यंजन है, मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर जो इय है वो कैसा व्यंजन है, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ है या ओष्ठ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर नासिक्य नहीं दे रखा है, ये हमारा पंचम वर्ण है ना, यहाँ नासिक्य तो दे नहीं रखा है इन्होंने। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे वर्ग का उच्चारण स्थान, जिस वर्ग में इ आता है उस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, आपका आंसर वही हो जाएगा। इ आता है हमारा च वर्ग में, और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालव्य। ठीक है, मूर्धन्य कौन से वर्ग का होता है, ट वर्ग का। कंठय कौन सा वर्ग का होता है, क वर्ग का। और ओष्ठ्य कौन से वर्ग का होता है, प वर्ग का। ठीक है, बार बार क्यों बता रही हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, अच्छे से याद हो जाएं, इन्हें दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है। अभी ऊपर बात करी हमने, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हो जाएंगे आपके, कंठय होंगे, तालव्य होंगे, मूर्धन्य होंगे या दंत्य होंगे। ट, ट बोल के देखिए, जीभ मुड़कर वापस आ रही है, मुड़कर ऊपर स्पर्श करके वापस आ रही है, मुड़कर। मुड़कर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, मूर्धन्य। वेरी गुड, क्या होगा आंसर, मूर्धन्य होगा।
ठीक है, चलिए चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं हमारे, अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर वो होंगे जिनमें जिह्वा का आगे वाला भाग उठेगा, यानी जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग उठेगा। मध्य होंगे जिनके उच्चारण के समय जीभ का बीच वाला भाग मूव करेगा, और पश्च होंगे जिसके उच्चारण के समय जीभ का पीछे वाला भाग इस मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर? अ बोल के देखिए, अ में जीभ का बीच वाला भाग नीचे की ओर बैठ रहा है, तो ये तो होगा हमारा मध्य, मध्य स्वर। ठीक है, ई, ई, ध्यान से देखिए, ई बोलते समय जो हमारी जिह्वा का आगे वाला भाग है वो उठ रहा है, तो ये कौन सा स्वर हो गया आपका? अग्र स्वर हो गया। एक ही होता है ये अग्र स्वर, सॉरी अग्र स्वर में कौन से आते हैं हमारे? ई ए। कौन से आ जाते हैं आपके? ई ए ऐ, ई ए ऐ। मध्य स्वर में कौन सा आता है? केवल एक, अ। आता है आपका मध्य स्वर में, और जितने भी आपके बचे हैं अ, ओ, उ, ऊ, ये किस में आते हैं आपके? पश्च स्वर में आते हैं। इसके अलावा जो अ है, अ, वो भी किस में आता है आपका? पश्च स्वर में आ जाता है। ठीक है, चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पढ़ चुके हैं हम, आप खुद भी आंसर कर सकते हो। खुद से आंसर करके देखना है, आपको चेक करना है कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। य है, श है, ल है या झ है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? जिसके उच्चारण के समय जो वायु है वो जीभ के पार्श्व से निकल जाती है, दोनों ओर से। तो ल कैसा व्यंजन है हमारा? पार्श्विक व्यंजन है, और इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन भी है। चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहे हैं, हमने अल्प प्राण महाप्राण पढ़े थे ना, उच्चारण स्थान भी पढ़ लिए हैं, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, त। त का उच्चारण स्थान देखो पहले क्या होगा? त। जीभ हमारी धातु को स्पर्श कर रही है तो दंतय होगा, और त क्या है? अल्प प्राण है, कम वायु का प्रयोग हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया। नेक्स्ट है म। म, म में क्या है? आपके होठ स्पर्श कर रहे हैं, तो उच्चारण स्थान तो इसका सही लिखा हुआ है। साथ ही ये क्या है? सघोष है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? म सघोष। थोड़ा सा सघोष और अघोष भी देख लेते हैं। सघोष वर्ण और अघोष वर्ण ये होते हैं हमारे कंपन के आधार पर। ठीक है, कंपन के आधार पर जिनमें कंपन होता है वो घोष, जिनमें कंपन नहीं होता वो अघोष होते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इनकी थोड़ी सी, इनके बारे में। क्या होगा आंसर? सघोष में क्या होता है? सबसे पहले आप केवल अघोष याद कर लो, सघोष आपको खुद याद हो जाएंगे। सघोष में आपके 13 वर्ण आते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस श, श और स आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ज़रा ध्यान से आप। म, म जो है वो आपका ओष्ठ्य है, और क्या पूछा है? सघोष है। इसमें अघोष में कौन कौन से आ जाएंगे? क, ख, ग, घ, और दूसरा वर्ण आ जाएगा ख, छ, ठ, थ, फ। तो इसमें तो म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब म क्या है? सघोष है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये देखते हैं च। च का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, बिल्कुल सही। च महाप्राण है, बिल्कुल गलत। च क्या है? अल्प प्राण है। छ होता है महाप्राण, छ में ज्यादा वायु का प्रयोग हो रहा है, तो ये गलत है, इसलिए यही आंसर आपका सही है। ठीक है, लास्ट भी देख लेते हैं। ख क्या है? महाप्राण है, और क वर्ग का व्यंजन है तो कंठ्य है। ठीक है, ये भी सही है, बस च गलत है, इसी च वजह से च ही आपका आंसर हो जाएगा इसी वजह से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं हम, अब तक आपको पता भी चल गया होगा कौन से हैं। श, श, स। ठीक है, कौन से होते हैं? श, श, स। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपकी आज की प्रैक्टिस सेशन एंड हो चुका है। उम्मीद है आप सभी को प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा।
आपके जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके हमें बता सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू। बाय।